इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा पूरे कोर्स को कवर करते हैं। कोशिश करते हैं कि पूरा चैप्टर आधा घंटे में पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका जो टॉपिक है वो है आपका भूमिका। और भूमिका के अंतर्गत हम जो टॉपिक है अपना अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, ये हमारा टॉपिक है। और प्रश्न, जो पहला प्रश्न है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग समझाइए। रदरफोर्ड ने क्या प्रेक्षण प्राप्त किए, उसके क्या निष्कर्ष थे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत करो, इसकी क्या कमियां थी। ये दो प्रकार के प्रश्न इसमें हैं, जुड़े हुए हैं। इसका उत्तर हमको इस प्रकार से लिखना है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आधुनिक भौतिकी की नींव है, जिसने हमें सर्वप्रथम बताया कि वास्तव में परमाणु दिखता कैसा है। यानी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, ये पहला ऐसा मॉडल था जिसने परमाणु के आकार को, आकृति को दर्शाया। अब उसने प्रयोग क्या किया है ये हम देखते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने यह प्रयोग किया था, उसने सोने की पतली पन्नी 10⁻⁷ मीटर पर धनात्मक अल्फा कणों की बौछार की थी। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि सोने की पतली पन्नी ली थी और उसकी कितनी पतली थी वो 10⁻⁷ मीटर तक की रेंज की मोटाई की थी। उसमें धनात्मक अल्फा कणों की बौछार की थी। अल्फा कण जो होते हैं वो धनात्मक कण होते हैं। प्रयोग की संरचना, अल्फा कण ये हीलियम के नाभिक होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, ये हीलियम के नाभिक होते हैं जिन पर धनात्मक आवेश होता है। 2 धन आवेश होते हैं, हीलियम के 2 धन आवेश होते हैं। बहुत पतली सोने की पन्नी फॉइल होती है जिस पर अल्फा कण आर पार जा सकें। मतलब सोने की पतली पन्नी इतनी पतली होती है कि उस पर अल्फा कण जो होते हैं वो आर पार जा सकते हैं। स्क्रीन ZNS की स्क्रीन होती है जो अल्फा कण टकराने पर चमकती है। तो इस प्रकार से ये संरचना होती है। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन किया रदरफोर्ड ने, उसको हम देखते हैं। दूसरा है अपना प्रेक्षण, या उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया है। रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली पन्नी में अल्फा कणों की बौछार की तो उसने 3 घटनाओं को देखा। पहली घटना थी 99.9% जो है अल्फा कण बिना किसी विचलन के, डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाते हैं। तो 99.9% अल्फा कण जो हैं बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण ऐसे होते हैं जो थोड़ा कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं, है ना। इसको देखो आप, ये एक चित्र नीचे हमने बनाया हुआ है, उस चित्र को आप पहले समझ लीजिएगा कि ये अधिकांश कण, ये देखिएगा ये लिखे हुए हैं। चित्र को थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप इसको समझिएगा कि अधिकांश अल्फा कण जो हैं ये सीधे निकल जाते हैं। ये देखिएगा, ये सीधे निकल गई है अल्फा कण, है ना। इससे क्या निष्कर्ष निकला
निष्कर्ष ये निकलता है कि परमाणु खोखला होता है। कुछ कण ऐसे होते हैं, देखिए कि ये ऐसे टेढ़े चले जाते हैं, ये यहाँ जैसे ही पास में आते हैं तो डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ एंगल बना के ये इस प्रकार से निकल जाते हैं। ये कण इस प्रकार से निकल जाते हैं और हजारों कणों में से, यानी लगभग 20,000, ये देखिए लगभग 20,000 अल्फा कणों में से मात्र एक कण ऐसा है जो वापस लौटता है। देखिए ये कण यहाँ से ये आया और ये इससे टकरा के और वापस लौट गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि परमाणु के मध्य में एक मजबूत पार्टिकल होता है जिसमें पूरा धनावेश तथा लगभग पूरा द्रव्यमान होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक नाम दिया तथा इसका आकार परमाणु की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होता है। ये रदरफोर्ड ने बताया था। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ये देखिए ये कुछ कण जो हैं डिफ्लेक्ट होते हैं। इसमें क्या है, पॉजिटिव अल्फा कण किसी पॉजिटिव चीज़ से प्रतिकर्षित होके ये देखिए किनारे से चले जाते हैं। ये कुछ कण डिफ्लेक्ट होते हैं। निष्कर्ष है पॉजिटिव अल्फा कण किसी पॉजिटिव चीज़ से प्रतिकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रयोग था। इसको और अच्छे से अपन समझ लेते हैं कहाँ थे। देखिए ये लगभग 20,000 कणों में से एक कण वापस आता है, 180 डिग्री का कोण बनाते हुए आ जाता है वापस। निष्कर्ष क्या निकाले कि चूंकि 99.9% अल्फा कण बिना किसी विचलन के सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल गए, अतः परमाणु खोखला है। क्या निष्कर्ष निकला बच्चों कि 99.9 लगभग पूरे के पूरे अल्फा कण बिना किसी विचलन के सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल गए तो परमाणु खोखला होता है, अर्थात परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली है। ये रदरफोर्ड ने दर्शाया था। कुछ कण थोड़ा कोण बनाते हुए विचलित होते हैं। इसका तात्पर्य हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि परमाणु में एक धनात्मक नाभिक होता है जिससे प्रतिकर्षित हो कर अल्फा कण विचलित हो जाते हैं। और तीसरा होता है नाभिक का अस्तित्व बहुत छोटा है और भारी है जिससे 20,000 में से एक कण 180 डिग्री का कोण बनाते हुए रिबाउंड हो जाते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया। मतलब नाभिक की खोज हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने की और नाम भी उसी ने प्रस्तुत किया है। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है उसने बताया और भारी होता है, यानी लगभग 20,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री पर वापस पहुंच जाता है, यानी रिबाउंड हो जाता है। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने इसे ग्रहों का मॉडल, प्लेनेटरी मॉडल कहा। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल कहा। इसमें क्या होता है, पहला केंद्र परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्र में होता है, सेंटर में होता है। आकार, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होता है। परमाणु का जो रेंज होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की जो रेंज होती है 10⁻15 मीटर की रेंज होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि परमाणु की तुलना में नाभिक कितना छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर तेजी से घूमते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव नाभिक के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, यानी वृत्तीय गति करता है, तो उसको ये अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव जो नाभिक है उसके बीच में जो आकर्षण बल होता है उससे प्राप्त होता है। अब रदरफोर्ड की जो मॉडल की कमियां थी वो क्या क्या थी। अब हम भारतीय लोग सबसे पहले कमियां ही ढूंढने लगते हैं, जबकि देखो कितना बड़ा काम किया रदरफोर्ड ने, सबसे पहले परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था। तो खूबी तो है
और खूबी के कारण हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कमियां थी। उस कमियों को भी आप देख लीजिएगा कि यह मॉडल जो है बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें 2 बड़ी कमियां थीं जिन्हें बाद में नील बोर ने सुधारा। अगर रदरफोर्ड मॉडल को सच माने तो परमाणु स्थायी नहीं रह पाता, क्योंकि त्वरित इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाती और परमाणु नष्ट हो जाता। तो पहली कमी तो यही थी कि यदि हम उसको सच माने तो परमाणु स्थायी नहीं रह पाता, क्योंकि त्वरित इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाती और परमाणु नष्ट हो जाता। दूसरा था रेखीय स्पेक्ट्रम जो होता, लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है, इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल सच होता तो परमाणु को सतत स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन वास्तव में परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम देते हैं। तो इस प्रकार से 2 कमियां थीं। उन कमियों को फिर बाद में नील बोर ने ठीक किया है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अब हम दूसरा टॉपिक पर जाते हैं। दूसरा टॉपिक है परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। इसको देख लेते हैं हम। इसमें प्रश्न पहला है, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? प्रश्न पहला है, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो इसको हम बोलेंगे, जब किसी परमाणु के उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते हैं तो वे विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इस विकिरण को प्रिज्म से गुजारने पर जो चमकीली रेखाओं का समूह प्राप्त होता है उसे परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि परमाणु में जैसे ये नाभिक होता है बीच में, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर ये निम्न कक्षा है, ये उच्च कक्षा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इस विकिरण को ऊर्जा भी किस रूप में उत्सर्जित करते, देखिए ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आया तो ऊर्जा जो है वो विकिरण के रूप में पैदा होती है, विकिरण के रूप में पैदा होती है, ऊर्जा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इस विकिरण को प्रिज्म से गुजारने पर जो चमकीली रेखाओं का समूह प्राप्त होता है उसे परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। मेरे ख्याल से ये आप लोग समझ गए होंगे कि परमाणुवीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखेंगे हम कि परमाणुवीय स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है। तो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, बल्कि इसमें काली पृष्ठभूमि पर कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य की चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं। इसलिए चमकीली रेखाओं के कारण ही इसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह प्रत्येक तत्व के लिए विशिष्ट होती है, इसलिए इसे तत्वों का फिंगरप्रिंट कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक तत्व के लिए जो आपकी रेखीय स्पेक्ट्रम है ये स्पेशल होती है। तो जैसे सोने के लिए अलग रहेगी, चांदी के लिए अलग रहेगी, हीलियम के लिए अलग रहेगी, हाइड्रोजन के लिए अलग रहेगी, तो प्रत्येक तत्व के लिए जो रेखीय स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग होता है। इसलिए इसे तत्वों का फिंगरप्रिंट कहते हैं। फिंगरप्रिंट आप लोग जानते हो ना कि सभी लोगों का अलग अलग रहता है। आपका फिंगरप्रिंट अलग होगा, किसी दूसरे का फिंगरप्रिंट अलग होगा।
तो वैसे ही मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट है वो एक विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है, उसके जैसा कोई दूसरा दुनिया में नहीं होता, यूनिक आइटम होता है। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का जो आपका रेखीय स्पेक्ट्रम होता है वो यूनिक होता है, वो दूसरे तत्व के लिए वो स्पेक्ट्रम नहीं होता है, वो बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ये तब होता है जब उत्तेजित परमाणु ऊर्जा छोड़ते हैं तो चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसमें काली पृष्ठभूमि पर रंगीन रेखाएं होती हैं और चमकीली रेखाएं हमको दिखाई देती हैं। तो जब उत्सर्जन कब होता है? उत्सर्जन तभी होता है, जैसा कि हमने पहले बताया था, यहाँ पर देखिए कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से यानी उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो है ये निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। तो उस समय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है। जब उत्तेजित परमाणु ऊर्जा छोड़ते हैं तो चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, उसमें काली पृष्ठभूमि पर रंगीन रेखाएं होती हैं, इसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवशोषण स्पेक्ट्रम जब श्वेत प्रकाश को किसी ठंडी गैस से गुजारा जाता है तो गैस के परमाणु कुछ विशेष तरंग दैर्घ्य का प्रकाश सोख लेते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम की उपस्थिति ये अवशोषण स्पेक्ट्रम से ही सुनिश्चित होती है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जब हमारी पृथ्वी पर आता है तो हम उसके जो तरंग दे उसमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उस स्पेक्ट्रम में हम जब अध्ययन करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि हाइड्रोजन का जो विशेष तरंग दैर्घ्य है जो कि हाइड्रोजन परमाणु उसको अवशोषित करता है तो वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये अवशोषण स्पेक्ट्रम को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी से सूरज में हमको हाइड्रोजन की और हीलियम की उपस्थिति पता चलती है इस अवशोषण स्पेक्ट्रम से ही। तो कुछ विशेष तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो है वो सोख लेता है। इसमें रंगीन पृष्ठभूमि पर काली रेखाएं दिखाई देती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें रंगीन पृष्ठभूमि पर हमको काली रेखाएं दिखाई देती हैं। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं दिखाई देती हैं, और जबकि हमने देखा था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हमको चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये देखिए चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से ये दूसरा टॉपिक जो था वो ख़त्म हो गया। अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या है? इसको ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, बोर का इसमें देखते हैं हम। बोर का परमाणु मॉडल क्या है? तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों को प्रस्तुत किए हैं और परीक्षा में अधिकांश भाग ये कवर करेगा। सन 1913 में वैज्ञानिक नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आवश्यक सुधार किए जो परमाणु स्पेक्ट्रम को पूर्ण रूप से समझाने में सक्षम हो पाया। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसको बोर ने सुधार किए, और जो परमाणु स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता था हमको, वो बोर का मॉडल पूर्ण तरीके से समझा पाया। बोर मॉडल की जो अभिधारणाएं हैं, पास्चुलेट्स हैं, वो क्या हैं देखेंगे आप। पहला पास्चुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन कक्षाओं को
विकिरण रहित स्थायी कक्षाएं कहते हैं, क्योंकि इनसे ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित नहीं होता है। तो पहला जो बोर मॉडल की अभिधारणा है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन कक्षाओं को विकिरण रहित स्थायी कक्षाएं कहते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जहां उसका कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज अर्थात NH/2π, जहां n क्या है बराबर 1, 2, 3 डैश 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 हो सकता है। जहां आपका h क्या है प्लांक नियतांक है, जिसका मान कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये देखिए, इसको गणितीय रूप में हम देखें, ये गणितीय रूप है। गणितीय रूप। दूसरा जो आपका अभिधारणा है, दूसरी अभिधारणा का गणितीय रूप क्या है, mvr, ये कोणीय संवेग है ये पूरा का पूरा, बराबर NH/2π। ये पहला समीकरण है। n क्या है, n को क्वांटम संख्या भी कहते हैं। समीकरण 1 को बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। इस पूरे एक समीकरण को बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v वेग है, r त्रिज्या है। अब तीसरा अभिग्रहित क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो विकिरण के रूप में ऊर्जा अवशोषित करता है, उत्सर्जित करता है, सॉरी। जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और जबकि इसके विपरीत होता है, यदि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य का विकिरण अवशोषित कर कर वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा निकलती है विकिरण के रूप में, और इसके विपरीत कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य की विकिरण को अवशोषित करके वो निम्न कक्षा से फिर से उच्च कक्षा में जा सकता है। यदि NV, चौथा जो अभिग्रहित है, NV कक्षा का ऊर्जा स्तर यदि En है और PV कक्षा का ऊर्जा स्तर EP है, जहां N इज ग्रेटर देन P, यानी N उच्च कक्षा है और P जो है निम्न कक्षा है, तो इलेक्ट्रॉन NV कक्षा से PV कक्षा में जाता है तो विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। N से P में जाएगा क्योंकि निम्न से उच्च में जा रहा है, सॉरी, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जा रहा है, ये उच्च है, N उच्च है और P निम्न है, तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तब यदि उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति न्यू है तो En माइनस EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू। ये बोर का आवृत्ति प्रतिबंध है, इसको याद रखिएगा कि En माइनस EP इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू होता है। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहलाती है। पांचवा अभिग्रहित है कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होता है, आप जानते हैं कि वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है। ये कहाँ से मिलता है, ये होता है mv²/r। ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल तो बराबर कूलाम बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में। तो हम जानते हैं कि ये देखिए mv² ये अभिकेंद्र बल हो गया आपका, और ये जो है 1/4πε0 ZE × E/r², ये कूलाम बल है। कूलाम के नियम से हम निकाल सकते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है कि जो दो आवेशित कणों के बीच में जो बल कार्य करता है वो ये हम पहले
पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि जो बल होता है, दो आवेशित कण हैं, दो आवेशित कण के बीच में यदि Q1 और Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ये वाला हमने पहले देखा है, ये वाला। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ये देखिए ZE जो है ये नाभिक का आवेश हो गया आपका, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो गया, और दोनों के बीच की दूरी यदि r² है तो, है ना। तो ये इस प्रकार से प्राप्त होता है। Z क्या है? परमाणु क्रमांक है या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। E क्या है? आवेश की मात्रा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में। ये ध्यान रखिएगा कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन में होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन में होता है। उपर्युक्त अभिग्रहितों से स्पष्ट है कि E स्थायी कक्षा में घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है स्थायी कक्षा में घूमता है, और B दिया हुआ है कि E ऊर्जा अवशोषित करके उच्च कक्षा में चला जाता है, लेकिन वहाँ केवल 10⁸ सेकंड तक रुकने के पश्चात पुनः विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा अवशोषित करके उच्च कक्षा में तो चला जाता है, लेकिन वहाँ बहुत कम समय के लिए रुकता है और विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। C है, प्रत्येक परमाणु से कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य की ही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक परमाणु से कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य की ही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं। अर्थात परमाणु स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। अब प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर मॉडल के अनुसार NV कक्षा की त्रिज्या का सूत्र व्युत्पन्न करो। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो NH/2π होता है, ये बोर मॉडल से है। तो MVR बराबर क्या हो जाएगा? NH/2π। तो यहाँ से हम यदि V निकालें तो ये MR जो है नीचे पहुँच जाएगा, NH/2π। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल, ये हमने अभी देखा था, mv² बराबर ये हो जाता है। यहाँ से यदि हम v² निकालें तो ये माना, ये ध्यान रखिएगा, ये अभिकेंद्र बल है। ये सूत्र हम पहले भी देख चुके हैं कक्षा 11वीं में, और ये अभी हमने विद्युत का जब स्थिर विद्युत का चैप्टर हम जब भी पढ़ा रहे थे तब वहाँ हमने ये देखा था। तो v² बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 ZE²/Rm। अब देखिए ये v की वैल्यू जो है ये हम इसमें भरेंगे, तो 1/2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप रख दीजिए वैल्यू v की, तो ये आ गई NH/MR/2π, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये 1/4πε0, ये इसका मान यहाँ आ जाएगा ZE²/Rm। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन आप देख लीजिए। ये N² H² M², R², ये 4π² हो जाएगा, बराबर ये ZE² 4πε0 Rm, ये हो गया। अब R² को यहाँ ले जाइए, बाकी सबको इस तरफ ले आइए, तो R²/R हो जाएगा। ये भी सब इधर पे ले आइए, केवल R को बस रखे रहने दीजिएगा। तो R²/R बराबर ये आ गया।
यहाँ से देखिए ये 4 से 4 कट गया, m से स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ भी स्क्वायर से r कैंसिल हो गया, r बचा है तो r बराबर क्या आ जाएगा h स्क्वायर। n स्क्वायर को बाहर ले लीजिए यहाँ पे और बाकी सबको अंदर ले लीजिए। तो यहाँ देखिए ये प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, पाई भी 22/7 होता कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है किसी एक तत्व के लिए, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ये सब कांस्टेंट हैं। तो यदि कांस्टेंट होता है तो r समानुपाती क्या आ जाएगा n स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे कि जो त्रिज्या है ये कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। देखिए ये जो त्रिज्या होती है ये कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात जो दूसरी कक्षा होती है ये पहली की तुलना में 4 गुनी होती है। दूरी जो होती है उसकी, पहली कक्षा की दूरी जो होती है नाभिक से उससे 4 गुनी दूरी दूसरी कक्षा की होती है। इसी प्रकार तीसरी कक्षा की 9 गुनी होगी, तो इस चौथी कक्षा की 16 गुनी होगी। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक देते हैं हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या प्रश्न आ सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम को सविस्तार समझाइए। इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन मैं एक क्वेश्चन में ही इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम से परमाणु संरचना को समझा जा सकता है। जो लाइन स्पेक्ट्रम है उससे परमाणु संरचना को समझाया जा सकता है। जब हाइड्रोजन गैस को कम दाब वाली डिस्चार्ज ट्यूब में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, और इस प्रकाश को जब स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारा जाता है तो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इसे ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नील बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है और स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये 5 प्रकार की रेखाएं होती हैं। पहला होता है, देखिए इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, एल बी पी बी पी, यानी बी पी 2 बार आएगा, एल बी पी और एल बी पी, एल बी पी एल बी पी। एल फॉर लाइमन श्रेणी, बी फॉर बॉमर श्रेणी, पी फॉर पाश्चन श्रेणी। फिर दूसरा बी आता है, दूसरा बी होता है ब्रैकेट और दूसरा पी होता है फिर फुंड। फुंड की स्पेलिंग देखिए पी से स्टार्ट होती है, पी साइलेंट है। तो इस प्रकार से 5 श्रेणियां होती हैं। आप लोग याद रखेंगे कि जो आपकी हाइड्रोजन परमाणु की लाइन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो उसको इस प्रकार से एल बी पी एल बी पी एल बी पी बी पी 2 बार आएगा, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, फिर ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, ये आएगा। फुंड की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। लाइमन श्रेणी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उच्च कक्षा से पहली कक्षा में कूदता है, और ये यहाँ हमको कहाँ दिखाई देती है ये लाइमन श्रेणी की रेखाएं, ये पराबैंगनी प्रकाश के स्पेक्ट्रम में दिखाई देती हैं, पराबैंगनी प्रकाश के स्पेक्ट्रम क्षेत्र में दिखाई देती हैं। बामर श्रेणी जो है इलेक्ट्रॉन वो कक्षा के दूसरी कक्षा में कूदता है, ये दृश्य प्रकाश में दिखाई देती हैं, जहाँ दृश्य प्रकाश का क्षेत्र रहता है वहाँ दिखाई देती हैं।
पाश्चन श्रेणी जो है, इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में कूदता है, तो ये अवरक्त प्रकाश में हमको दिखाई देती है। चौथा है, इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से चौथे कक्षा में कूदता है, तो दूर अवरक्त प्रकाश किरणों का जो रेंज होता है वहाँ पर हमको ये ब्रैकेट श्रेणियाँ दिखाई पड़ती हैं। फिर इसके बाद है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी जो है, उच्च कक्षा से पांचवी कक्षा में कूदता है इलेक्ट्रॉन, तो ये अति दूर अवरक्त प्रकाश की जो रेंज होती है वहाँ पर हमको ये किरणें दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद अगला समीकरण, अगला जो प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। रिडबर्ग समीकरण क्या है? तो लाइन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य की गणना करने के लिए रिडबर्ग ने एक सूत्र दिया जिसे रिडबर्ग समीकरण कहते हैं। ये रिडबर्ग समीकरण क्या है, इसको याद रखेंगे। 1/λ बराबर होता है R कोष्टक 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ लैम्डा जो है उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। ये लैम्डा जो है उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, ये वाला लैम्डा। और R जो है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका मान जो होता है लगभग बराबर होता है 1.1 × 10⁻⁷ मीटर की पावर -1। N1 जो है आपका निचला ऊर्जा स्तर है और N2 जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर है। महत्वपूर्ण नोट्स, 10 क्षेत्र में बामर श्रेणी आती है। जैसे जैसे n का मान बढ़ता है स्पेक्ट्रम वाली रेखाएं पास पास आती जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। परमाणु के ऊर्जा स्तर क्वांटराइज्ड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में ही रह सकता है। इस प्रकार से ये हमारा जो टॉपिक था, चौथा टॉपिक हाइड्रोजन परमाणु वाला, उस अब अगला टॉपिक हमारा बोर का क्वांटीकरण। इसमें जो प्रश्न बनता है वो है आपका, ध्यान से देखेंगे अपन। दे ब्रोगली ने बोर के द्वितीय विग्रहित की व्याख्या किस आधार पर की? उत्तर है, दे ब्रोगली ने माना कि गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग जुड़ी होती है और यह द्रव्य तरंग उस कक्षा में तब तक बनी रह सकती है जब तक कि वह एक प्रगामी तरंग यानी स्टेशनरी वेव बनती है, अर्थात अनुनाद की स्थिति बनाती है। इस स्थिति में तरंग के दोनों सिरे एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, तो तरंग नष्ट नहीं होती है। अतः इस स्थिति में कक्षा की कुल लंबाई तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज होती है, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, लिख लेते हैं हम, होती है। इसके बाद ये देखिए, यदि परिधि n लैम्डा के बराबर नहीं होगी तो तरंगें एक दूसरे को नष्ट कर देंगी और इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में नहीं रह पाएगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये तरंगें जो हैं, ये तरंगें जो हैं वो बना रही हैं आपकी प्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव्स। यहाँ पर ये देखिए 2πn बराबर होता है n लैम्डा। इसके बाद प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए कि L बराबर NH/2π, जहाँ संकेत अपने सामान्य अर्थ में है। उत्तर इसका क्या लिखेंगे हम? द ब्रोगली के अनुसार 2πRn बराबर होता है n लैम्डा। ये पहला समीकरण आ गया। और दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p या p यानी आपका संवेग को हम लिख सकते हैं h/mv। ये दूसरा समीकरण। 1 में 2 का मान रखने पर ये आ जाएगा आपका 2πRn, ये यहाँ से आ जाएगा यहाँ
2πrn और n, और लैम्डा की जगह हम लैम्डा का मान h/mv जो है वो लिख लेंगे यहाँ पे। ये आ गया। तो अब ये mv जो है, mv को आप यहाँ इस तरफ ले आइए बाएं पक्ष में। ये देखिए mv/rn बराबर क्या हो जाएगा, nh/2π। अब mv/rn क्या होता है, ये कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो L बराबर आपका आ गया nh/2π। ये इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हमको। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो आप लोग याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई द्रव्य तरंगें डी ब्रोगली तरंग कहलाती हैं। दूसरा है n बराबर 3 वाली कक्षा के लिए परिधि का मान 3 लैम्डा होगा। तीसरा है द ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन कण तरंग द्वैत प्रकृति का होता है। ये 3 चीज़ें हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।